आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका है और वहां से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहा है। वहीं दूसरी कड़ी में अब हम कल सूर्य की ओर भी निकल पड़ेंगे। इसे लेकर आज हमारे साथ सीनियर एस्ट्रोनॉमर SK पांडे जी हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से चंद्रयान 3 सफल हुआ और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं हमारे भविष्य में, और 2 और 1 किस तरह से फेल हुए। सर, तो सबसे पहले VIP न्यूज़ में आपका मैं स्वागत करता हूँ। सर, जो हमारा चंद्रयान लैंड हुआ इससे क्या फ़ायदे होंगे, वहाँ हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रहेगी? हाँ, एक तो ये हमारे देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण जब चंद्रयान 3 जैसे कि योजना बनी थी वो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पहली बार कोई देश उतर पाया हो, ऐसा देश भारत देश बन गया है। और इसका उद्देश्य जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, इसके 3 उद्देश्य थे। पहले तो ये कि हमने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, तकनीकी विकसित की है, चंद्रयान भेजने के लिए चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर भेजा था, तो चंद्रयान 2 भेजा जिसमें ऑर्बिटर के अलावा एक लैंडर और एक रोवर था। दुर्भाग्य से वो कम्युनिकेशन टूट गया लैंडर का और वो क्रैश लैंडिंग हो गई। लेकिन चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो, दोनों के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक तो ये है हमारी तकनीकी जो विकसित हुई है वो उसमें हम किस हद तक सफल हुए हैं, उस तकनीकी का सफलतापूर्वक संचालन करना। दूसरा, इसमें जो लैंडर और रोवर है, तो लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग है ना, और रोवर का लैंडर से निकलना और एक निश्चित क्षेत्र में चहलकदमी करके हमको जानकारी भेजना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था हर एक में, चाहे वो प्रोपल्शन मॉड्यूल हो जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी के कक्ष से चंद्रमा के कक्ष तक लाया, जिसके बाद फिर वो धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ, चाहे लैंडर हो या रोवर हो, सब में पेलोड्स लगे हुए हैं। उसका मतलब है उसमें साइंटिफिक एपरेटस लगे हुए हैं, जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एपरेटस कहलाता है, वैसे ही एपरेटस, लेकिन वो रोबोटिक है। हम यहाँ से कमांड देते हैं, वो काम करता है और जानकारी हमको भेजता है। सर, तो अभी तक हमें चंद्रयान 3 से क्या क्या जानकारियाँ मिल चुकी हैं? देखिए, पहले 2 ऑब्जेक्टिव में तो हम सक्सेसफुल हो गए, हमारी तकनीकी कमाल की है। और अब तीसरा ऑब्जेक्टिव जो जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उससे हमको क्या नई जानकारी मिल पा रही है, स्पेशली साउथ पोलर रीजन में चंद्रमा के। पहला तो जैसे पहले हम कहते थे कि वहाँ बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, है ना, बहुत ही डीप क्रेटर्स हैं, वहाँ नीला छाया रहता है। तो हमने समय ऐसा चुना कि जब लैंडर उतरे तो चंद्रमा पे सूरज की किरण, पहली किरण पड़ रही हो, है ना, और वो लूनर डे जो है हमारे अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। तो 14 दिन का समय है। जैसे 23 को शाम को 6:04 पर लैंड हुआ, 2 घंटे बाद रोवर भी उतर के अपना काम करना शुरू कर दिया। 14 दिन तक के हमारे दिन के हिसाब से, मतलब लगभग 5 सितंबर तक के ये चहलकदमी करेगा और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके माध्यम से हमको जानकारी भेजेगा। तो जानकारी क्या, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, मैं अभी नाम तो नहीं गिना पाऊँगा, लेकिन प्रमुखतया जो उद्देश्य रहा है, जो ऑपरेटर्स लगाए गए हैं, एक तो इमेजिंग लेना, सर्वे करना, मैपिंग करना सरफेस का, और इंफ्रारेड कैमरा से सरफेस के भीतर का भी। दूसरा, उसमें हल्का सा थिन वायुमंडल है, उसको अर्गोस्फीयर कहते हैं, उसमें प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है उसके लिए उपकरण लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ अर्थक्वेक होता है, हो सकता है चंद्रमा के सतह में भी अर्थक्वेक होता होगा, उसकी जानकारी के लिए उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं। फिर तापक्रम कितना बदलता है चंद्रमा के सतह में, है ना, तो उसके लिए अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया कि सतह में दिन के समय तो तापक्रम 50-60 डिग्री चला जाता है, कि जैसे ही सतह के अंदर जाते हैं तापक्रम एकाएक गिरना शुरू कर देता है। और जब अंधेरा रहता है तब तो -230 डिग्री सेल्सियस पहुँचता
है ना। तो अभी जो रिज़ल्ट जो आया है मेरे ख्याल से 10 सेंटीमीटर अंदर जाने से ही तापक्रम इतना हो जाता है, इतना कम हो जाता है, यदि वहाँ पानी होगा भी तो बर्फ़ के रूप में होगा, ठीक है ना, वो जम जाएगा। तो एक और इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसकी सहायता से केमिकल कंपोजिशन का हमको बताएगा। जैसे उसमें हमारे जैसे अर्थ में जो केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बाकी सल्फर, यूरेनियम, वैसे चूँकि चंद्रमा और हमारी पृथ्वी सौर मंडल के निर्माण के साथ साथ ही बने यदि हैं, तो उसमें वही तत्व पाए जाने चाहिए जो हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं। लेकिन ये हम अनुमान नहीं लगा सकते, जो तो कंफर्म करना पड़ेगा। तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसमें ऑक्सीजन भी मिले हैं, सल्फर भी मिले हैं, मैग्नीशियम भी मिले हैं, है ना। तो बहुत सारे तत्वों का हमने कन्फर्मेशन पाया है कि ऐसा पाया जाता है वो साउथ पोल में, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मिल गई हैं। कुछ और जानकारियाँ आने वाले 2-4-5 दिन हमारे पास और समय है, उसमें और कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी, चंद्रयान 2 जो हुआ था उसे बोलते हैं कि हम दूसरे देशों पे निर्भर थे, इसके कारण वो डिले हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और एकदम 100% इसे परफेक्ट माना जा रहा है। परफेक्ट लैंडिंग, परफेक्ट लॉन्चिंग। देखिए ऐसा है, एक चीज़ तो हम सबको समझना चाहिए। हमारे देश में जो स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1963 में, तब तो हम साउंडिंग रॉकेट भेजा करते थे। धीरे धीरे हमने अपने ही लॉन्च व्हीकल बनाने लगे, है ना। पहले कम शक्तिशाली बना के हमने उसको टेस्ट किया, सक्सेसफुल होते गए, उससे सैटेलाइट भी कुछ भेजे और धीरे धीरे हम शक्तिशाली और शक्तिशाली, हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्चर बनाते गए। आज सबसे शक्तिशाली जो लॉन्चर हमारे पास है उसी का उपयोग किया गया चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 2 जो सक्सेसफुल हुआ उससे हमारी किसी से तुलना नहीं है। तब भी चंद्रयान 2 को हमको उतरना था साउथ पोलर रीजन में, जहां आज तक किसी भी देश का चंद्रयान या लूनर व्हीकल लैंड नहीं किया है, रोबोटिक व्हीकल लैंड नहीं किया है। तो हमारी तकनीकी अपनी जगह है, हम दुनिया से सीखते भी हैं, लेकिन हम अपनी तकनीकी हम अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने ढंग से उसको डेवलप करते हैं। और उसी का कमाल है कि जो कमियां या जिसके कारण फेल्योर हुआ था उसको हमने एनालाइज किया, बहुत सारे सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब हम कंफर्म हो गए कि नहीं, अब हम 100% श्योर है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और जो जो रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम से, ये सब सटीक काम करेंगे और वैसे ही कर रहा है अभी तक। जी, चंद्रयान 2 का चंद्रयान 3 के लैंडिंग में एक अहम रोल रहा है, क्योंकि उसका ऑर्बिट घूम रहा था चंद्रमा के चारों ओर। इससे क्या हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है और बहुत सारी इमेजिंग भेज रहा है। वो हमारे लिए कम्युनिकेशन का एक बैकअप बना। कम्युनिकेशन हम स्पेस स्टेशन से करते हैं और कई बार कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, जैसे पिछली बार हुआ। तो वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जैसे हम कहते हैं कि फेल हो गया, चंद्रयान फेल हुआ इसलिए कि लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा के चारों तरफ, और वो हमारे चंद्रयान 3 के लिए एडिशनल कम्युनिकेशन बैकअप का काम कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, जिससे अगर हम चूक गए थे पिछली बार, उसकी हमने 100% गारंटी के साथ चीज़ों को संभाल के उपयोग कर रहे हैं। जी, अब हमने चंद्रमा में तो फतह पा ली, लेकिन अब हम कल सूर्य की ओर जाने वाले हैं। कल आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। इससे किस तरह से सूर्य का परीक्षण किया जाएगा? ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, चूँकि इसके पहले भी एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो भी काम कर रहा है, एस्ट्रोसेट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, वो काम कर रहा है। वो ऑप्टिकल, यूवी, वीआर में, विजुअल में वो काम कर रहा है। बहुत सारे इसमें रिजल्ट्स भी हमको मिले हैं।
आदित्य L1 एक ऐसी योजना हमारे वैज्ञानिकों की रही है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अलावा बहुत सारे देश के नामी गिरामी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भागीदारी रही है, और इसरो ने उसको लॉन्च करने के लिए पूरी सहमति दी है, और उनका भी अपना पेलोड कैसा होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, वो विस्तृत जानकारी अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये जो आदित्य L1 है, जिसका नाम ही ऐसा पड़ा, आदित्य तो सूरज का नाम है, L1 ऐसा है कि पृथ्वी और सूरज जिसकी दूरी लगभग कितना है 1.5 10 पावर 15 किलोमीटर्स वगैरह बताते हैं, वहाँ तक सन के सतह तक तो नहीं पहुँचेंगे। एक पॉइंट बनता है पृथ्वी और सूरज के बीच में जो लगभग कई मिलियन किलोमीटर्स है हमारे पृथ्वी की सतह से, और उसको वहाँ तक पहुँचने में ही इस आदित्य L1 को लगभग 100 से ज़्यादा दिन लगेंगे। वहाँ पर वो ऐसा स्थान है, उस सन का ऑर्बिट नहीं करेगा आदित्य L1 चंद्रयान 3 की तरह, है ना, या उसके ऑर्बिटर की तरह, बल्कि उस L1 के आसपास स्टेबलाइज ऐसा रहेगा, स्थिर जैसा रहेगा, स्थिर तो नहीं रहेगा, एक एरिया रहता है जहाँ आसपास वो घूमते रहता है। वहाँ से हमारे सूर्य की सतहों में जो लपटें उठती हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वहाँ सन स्पॉट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ से लपटें उठती हैं, है ना, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और बहुत सारे मिनिएचर वर्जन्स हैं जो जिसका संबंध सीधा सीधा सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से होता है। उनका सबको अध्ययन किया जाएगा इस सोलर आदित्य L1 मिशन के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ यह भी आदित्य L1 मिशन, हम पहली बार सूरज की तरफ हमारे कदम आगे बढ़े हैं, और इसरो का ये सन के लिए पहला सैटेलाइट, पहला एक मिशन होगा आदित्य L1, और उसमें हमारे वैज्ञानिकों की महती भूमिका रही है, चाहे वो पेलोड बनाने में हो या योजना बनाने में कि हमें क्या अध्ययन करना है। विस्तृत जानकारी तो बाद में मिलेगी जब कल लॉन्च होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे पेलोड्स, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि उन्होंने पूरी टेस्टिंग हो गई है और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है आदित्य L1 को प्रक्षेपित किए जाने का, और कल इसका प्रक्षेपण होगा। और हम सब कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी सक्सेसफुली लॉन्च हो, सक्सेसफुली वो L1 के स्थान पे पहुँचे, और जितने पेलोड्स उसमें लगे हुए हैं, जितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो अच्छी तरह काम करे ताकि हम सूरज के बारे में नवीनतम जानकारी हासिल कर सकें। सर, ये तो हो गया। इससे लेकर हमारे देश के युवा अत्यधिक उत्साहित हैं, उनमें इतनी ऊर्जा है। वो चंद्रयान के लैंड होने के बाद देखे जगह जगह पर वो फटाके फोड़ रहे थे, नाच रहे थे। तो आप युवाओं को कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा कुछ गलत जगहों पर अपना उत्साह दिखाते हैं। ये बात बहुत सही बात आपने कहा। हमने भी मैं अनुभव किया कि पहला मौका है जब भारत का हर वर्ग, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़े, यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले लोग भी चंद्रयान 3 के विजुअल्स देखने में, चाहे वो टीवी में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे अपने दूसरे चैनल्स में जो दिखाया जा रहा था, सबको उन्होंने बड़े ध्यान से देखा है, और सबको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारा जो इसरो है वो हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए प्राइड का विषय है, हम उस पर गर्व करते हैं। तो चंद्रमा में जैसे सफल हुए, सब युवाओं का भारी उत्साह दिखा गया, वैसे ही उत्साह कल हमको देखने को मिलेगा, युवाओं का भी और दूसरे वर्ग का, कि जब आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। सर, आज सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा चंद्रयान और आदित्य को लेकर सर ने सारी जानकारियां दी। अब हम कल देखेंगे कि किस तरह से आदित्य लॉन्च होगा और किस तरह से वे आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गौरव सिंह, VIP न्यूज़, छत्तीसगढ़।